नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं राकेश आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीटेट की जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था अपना मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो है, उसी का आगे का जो पोर्शन है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है अभिप्रेरणा के क्या हैं प्रकार को पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जनरल जो भी इससे संबंधित चीज़ें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आज हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार में हम दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं। एक होता है आंतरिक, या इसको बोलते हैं प्राकृतिक या सकारात्मक, और या बोल सकते हैं इसको जन्मजात अभिप्रेरणा। ठीक है, ऐसी अभिप्रेरणा जो आंतरिक अभिप्रेरणा दो प्रकार की। आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हो, इसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा कह सकते हो, सकारात्मक अभिप्रेरणा कह सकते हो, और जन्मजात अभिप्रेरणा कह सकते हो। ये एक जन्मजात जो आपकी अभिप्रेरणा है, और ये है आपकी अर्जित, या इसको कह सकते हैं नकारात्मक, या इसको कह सकते हैं कृत्रिम, या कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जो व्यक्ति के अंदर से स्वतः ही अंदर से मोटिवेट, जो बालक है या कोई मनुष्य है जो अंदर से मोटिवेट रहता है, अभिप्रेरित रहता है, उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य या नकारात्मक अर्जित या कृत्रिम अभिप्रेरणा वो होती है जो किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इससे थोड़ा सा उद्दीपक और प्रेरक को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, दो शब्दों पर गौर करते हैं। शब्द है पहला प्रेरक और दूसरा है उद्दीपक। प्रेरक क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, इस पर हम जनरल सी बात करेंगे। पहली बात है प्रेरक की। प्रेरक एक ऐसी कोई भी चीज या वस्तु या स्थिति या व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई भी स्थान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी पुरुष जो व्यक्ति है वो, या कोई भी स्थिति आपकी है जो हमारी क्रिया, याद रखना क्रिया या व्यवहार को प्रभावित करे, प्रेरक कहलाता है। ठीक है, ऐसी चीजें जो हमारे व्यवहार को जो है प्रभावित करें, वो चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी प्रेरक कहलाती हैं। जैसे आप किसी मिठाई की दुकान पर गए और वहाँ अलग अलग मिठाई के बॉक्स पड़े हैं, उन मिठाइयों को देखकर आपका जी मलचाता है कि ये मिठाई मेरे को मिल जाए। तो वो जो आपके ध्यान को, आपकी जो है क्रिया है उसको प्रभावित उसने किया, किसने, मिठाई ने किया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्रेरक हो जाएगा। ये तो बात थी प्रेरक की। अब बात करते हैं अपने उद्दीपक की। एक निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, उद्दीपक कहलाता है। देखिए, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई भी कभी भी व्यवहार को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन उद्दीपक जो है एक ऐसा निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को, एक निश्चित परिस्थिति, याद रखना, एक निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। उसी मिठाई की दुकान पर, उसी रेस्टोरेंट पर आप दोबारा गए और आपने अनेक मिठाइयों को देखा, और आपकी पसंदीदा मिठाई जो है वो आपके जैसे गुलाब जामुन हो गया। तो आपको जैसे ही आपने गुलाब जामुन को देखा तो आपके क्या है, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और वो मुंह में पानी किसके कारण आएगा, वो आएगा उद्दीपक के कारण। क्योंकि जो विशेष बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी, और बहुत सारी मिठाइयों में से एक आपको सिर्फ गुलाब जामुन पर नजर गई, और आपने गुलाब जामुन को खाने की इच्छा, आपकी जो इच्छा की, तो वो क्या है, आपका उद्दीपक होगा। और अनेक जो मिठाई हैं उनको सबको देखा आपने, और वो आपकी क्रिया को बदलते हैं, वो आपकी जो क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो वो आपका प्रेरक हो जाएगा। अब उद्दीपक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वाभाविक उद्दीपक, और एक होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वतः ही जो होता है, जो स्वतः होता है, अपने आप होता है, स्वतः जो उद्दीपक होता है उसको बोलते हैं आपका स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे आपको कोई प्यास लगी है
और आप क्या, आपको जो है वो पानी मिल गया, आपको मटके से आपने पानी पी लिया, तो ये क्या है, आपको पता है प्यास लगी है तो पानी पीना है, स्वतः सी क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वाभाविक जो है उद्दीपक हो जाएगा। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, जैसे आपको प्यास लगी, क्या लगी आपको, प्यास लगी, और प्यास लगी तो आपके पास पानी है नहीं, लेकिन आपने सुना है कि मटके में क्या होता है, पानी होता है, तो आपको एक दूर से एक मटका दिखाई दिया, तो आपके मन ने क्या सोचा, आपके मन ने सोचा कि जरूर उसमें क्या है, उसमें पानी है। अब आप उसके पास गए, अगर उस मटके में, अगर उस घड़े में, अगर उस जो भी आपको बर्तन दिखाई दिया, अगर उस मटके में जो है पानी उसको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पानी अगर उसको दिखाई देता है और पानी मिल जाता है, तो वो आपके लिए अस्वाभाविक उद्दीपक होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मटका है उसमें हमेशा क्या होता है, पानी ही होता है। अगर वो पानी मिल जाता है आपको, तो वो आपका क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक होगा। तो ये हो गया स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक, और ये हो गया आपका उद्दीपक, समझ गए होंगे आप, और प्रेरक होंगे। अब आंतरिक प्राकृतिक या सकारात्मक और जन्मजात की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो जन्मजात होती है, जैसे आप कह सकते हो भूख, नींद, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जो जन्मजात होती हैं, वो आंतरिक प्रेरणा। अब आप कह सकते, जैसे भूख लगी है आपको, तो भूख जो है वो आंतरिक है, आंतरिक अभिप्रेरित है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप क्या करोगे, भोजन को ढूंढने की कोशिश करोगे। किसको ढूंढने की कोशिश करोगे, भोजन को ढूंढने की कोशिश करोगे। और अगर आपको नींद आ रही है तो आप किसको ढूंढने की कोशिश करोगे, आप बिस्तर को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये क्या है, ये एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात क्रिया है, और ये क्या है, आपके आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन हम बाह्य अभिप्रेरणा या कृत्रिम नकारात्मक या अर्जित अभिप्रेरणा की बात यहाँ पे करते हैं, तो वो अभिप्रेरणा जो किसी बाह्य उद्दीपक के कारण उत्पन्न होती है, उसको क्या कहेंगे, आपके नकारात्मक या अर्जित जो है अभिप्रेरणा कहेंगे। तो यह आपकी जो है किसी भी चीज के कारण हो सकता है, जैसे आपको कोई गुलाब जामुन दिख गया तो उसके कारण आपके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, तो वो क्या हुआ, बाहर से आपको जो हो रहा है उद्दीपक मिल रहा है, उसके कारण क्या हुआ, आप में जो अभिप्रेरणा मिली कि मैं इसको खाऊं, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या हो गया, अभिप्रेरणा के प्रकार, प्रेरक और उद्दीपक आपका हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इसमें जो टॉपिक, जो एक पॉइंट है उसकी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है अभिप्रेरणा को समझने के लिए, अभिप्रेरणा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है पुनर्बलन। क्या है, पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीडबैक कह सकते हैं। क्या, फीडबैक। फीडबैक का नाम सुना होगा आपने, लेकिन पुनर्बलन का जो नाम है वो आपने कम ही सुना होगा। फीडबैक या पुनर्बलन क्या होता है, एक ऐसा उद्दीपक जो क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है। जैसे कोई बालक है, वो किसी चैप्टर को पढ़ रहा है, उसने चैप्टर को पढ़ा, उसका टेस्ट हुआ, वो टेस्ट में बालक के कितने नंबर आए, 10/10 आए, ठीक है। तो अब क्या है, उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। तो पुनर्बलन जो है वो मिलेगा, यानी उसको फीडबैक दिया जाएगा, और पुनर्बलन के रूप में उसको शाबाश और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, या उसके जो है गुड, वेरी गुड शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यह आपका एक पुनर्बलन होगा। अब पुनर्बलन जो है वो फिर से दो प्रकार का है, एक पहला आपका है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। अब सकारात्मक पुनर्बलन तो क्या होता है और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ये फीडबैक याद रखना आप। तो देखिए, सकारात्मक है वो पुनर्बलन जैसे सही अनुक्रियाओं की दर को क्या है, बढ़ा देता है, यानी ऐसा पुनर्बलन जो सही क्रियाओं की जो दर है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको तो क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन। और जो सही अनुक्रियाओं की दर को कम कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है, उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक आपका पुनर्बलन कहेंगे। सकारात्मक पुनर्बलन
जैसे किसी बच्चे को आपने कहा वेरी गुड गुड क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया, और नकारात्मक पुनर्विलन जैसे उसने कोई कार्य नहीं किया तो उसको टोकना, ये इसमें नकारात्मक पुनर्विलन में आ जाएगा। यानी फीडबैक तो दिया जा रहा है लेकिन एक दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। अब इसके अभिप्रेरणा के कुछ घटक हैं, उन घटकों के बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, अब घटक कौन कौन से हैं इसमें? घटक एक तो होगा आपके उत्तेजना, एक होगा आकांक्षा और प्रोत्साहन, और एक आपका दंड होगा। इन तीनों चारों को अपन क्या है अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखो सकारात्मक अनुक्रिया है, जैसे बालक को, कोई बालक है उसको क्या है, जो मैथ्स है, मैथ्स में वो क्या है, बालक होशियार है, ठीक है, मैथ्स में उसके पूरे में से पूरे नंबर आ गए। अब उसको क्या है पुनर्विलन होगा, उसको दिया जाएगा वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड उसको टीचर के द्वारा दिया जाएगा। अब उसको ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा थी कि बालक आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण ही क्या हुआ, प्रेरित हुआ, मोटिवेट हुआ, और मोटिवेट होकर उसने पढ़ाई की और पूरे इसमें से पूरे मार्क्स आ गए। चलो हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के घटकों की। पहला घटक है उत्तेजना, किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था, किसी चीज को देखकर उत्तेजित हो जाता है कोई, यानी उत्तेजित का है ना चौंकना, चौंकना इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज के लिए उत्तेजित हो जाना क्या कहलाता है, आपकी उत्तेजना कहलाता है। जैसे कोई मान लो कोई कार्य बालक कर रहा है, जैसे किसी को खेलना है, तो बालक खेल का नाम सुनते ही क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बालक जो है वो बाल्यावस्था में या शेषावस्था में तो होता है, या बाल्यावस्था में जब वो विद्यालय में पढ़ते हैं तो बाल्यावस्था में क्या करेंगे कि वो जैसे उनको खेल का नाम लिया तो खेल के नाम से वो उत्तेजित हो जाएंगे और खेलने के लिए रेडी रहते हैं, वैसे हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो वो क्या है उत्तेजना आपकी। फिर है आकांक्षा, एक क्षणिक विश्वास कि ऐसा करने से ऐसा होगा। एक बच्चा है उसको पता है कि इस बुक को पढ़ने से, जैसे 100 पेज की कोई किताब है, कितने पेज की, 100 पेज की कोई बुक है, तो 100 पेज की बुक है तो उसको पता है कि अगर 100 पेज की बुक है इसमें से पढ़ेगा और 5 अगर क्वेश्चन आते हैं उसके उसमें से, तो वो बालक उसको क्या है गहराई से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें से क्या है 5 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। तो वो उसकी क्या होगी, आकांक्षा होगी, और वो आकांक्षा के साथ में उत्तेजित होकर पढ़ेगा। फिर है प्रोत्साहन, एक महत्वपूर्ण साधन है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है और आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। बालक को प्रोत्साहन, बालक क्या है 10th क्लास में होता है, बालक को मेरिट आ जाती है, मेरिट में उसका नंबर आ जाता है। तो बालक को जैसे ही मेरिट में नंबर आता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसकी आकांक्षा बढ़ती है और वो उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होते ही क्या है वो अगली जब भी उसकी 12th की एग्जाम्स होती हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई करके और पढ़ाई के साथ में वो क्या है मेरिट लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको एक प्रोत्साहन मिल रहा है, पॉजिटिविटी उसको मिल रही है, मोटिवेट वो अंदर से हो रहा है, अभिप्रेरित अंदर से हो रहा है, तो ये उसका प्रोत्साहन हो गया। फिर बात करते हैं दंड की, जो कि एक क्या है नकारात्मक भाव है, नकारात्मकता का भाव है क्या, दंड जो है, ये आप ऐसे समझते हो दंड और पुरस्कार जो है वो दोनों ही नकारात्मक के अंदर आते हैं। पुरस्कार देना भी एक नकारात्मक संकेत की ओर इशारा करता है, क्योंकि बालक को अगर बार बार किसी चीज का पुरस्कार देके उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब गलत किया जा रहा है। बालक आंतरिक मोटिवेट नहीं है, बालक को बाह्य अभिप्रेरित किया जा रहा है, जो अपने पहले पढ़ा था कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। तो वो ऐसे समझो कि किसी चीज को बार बार पुरस्कार देकर किसी बालक को और उसको आगे पढ़ाया जाता है, तो ये उसके लिए नकारात्मक कह सकते हैं, बाह्य जो अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरित है। दंड तभी सार्थक होता है जब सकारात्मक घटक काम ना करे, जब तक सकारात्मक घटक काम करे तब तक बालक को क्या है दंड नहीं देना चाहिए। बावजूद इसके अगर बालक में सकारात्मक घटक का जो है वो असर नहीं हो रहा है, बालक उसको नहीं समझ पा रहा है, तब जाकर हम क्या करेंगे, हम उसको दंड देंगे। बट इसमें एक और जो आपका पॉइंट है कि जब बालक को दंडित किया जा रहा है, जब बालक को दंड दिया जा रहा है, तो उससे पहले उस बालक को उसकी गलती बता देनी चाहिए।
क्योंकि बालक को जब तक ये पता नहीं होगा कि उसने क्या गलती की है, क्या ऐसा कार्य उसने किया है जिसके कारण उसको दंड मिल रहा है, तो बालक क्या है, नकारात्मकता से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उससे पहले उस बालक को बता दिया जाना चाहिए कि तेरी ये गलती है, आपकी ये जो गलती है इसके कारण आपको दंडित किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी आपने जो इसमें हमने पढ़ी है। पहले अपन ने इसको जो प्रकार बताए विप्रेरणा के वो बता दिए, अब उसके जो उसमें प्रेरक और उद्दीपक बता दिया। अब पुनर्बलन और पुनर्बलन के जो है प्रकार के बारे में और अभिप्रेरणा के घटकों के बारे में भी बता दिया। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो वेरी सून आपके सामने होगा। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।